नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर। और आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं और इसमें आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस और क्वेश्चंस में आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा, जो कि आपके अपकमिंग रिटन एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये जो डिस्कशन यहाँ पर होगा ये 17 अक्टूबर की न्यूज़ के ऊपर यहाँ पर बेस्ड यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अपकमिंग सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले आज का कोटेशन देखते हैं। कोटेशन में देखिए लिखा हुआ है कि जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है। ठीक है, अगर पानी रखा है और पानी को अगर आप आइस बनाना चाहते हो तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा समय लगेगा, है ना। सूरज को निकलने में वक्त लगता है, मतलब रात से दिन होने में भी जो है वो यहाँ पर टाइम लगेगा। मतलब एकदम से रात होगा फिर दिन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। रात से दिन होने में भी जो है वो यहाँ पर समय लगेगा, मतलब सूरज को निकलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। ठीक है, अब किसी को पता नहीं होता है कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है ना, अच्छा लिखा है बुरा लिखा है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन अगर हम अपने हौसलों के ऊपर विश्वास करते हैं और ये चाहते हैं कि जो चीजें हमारी डेस्टिनी में नहीं लिखी हुई है ना, उन चीजों को भी हमें अचीव करना है, तो थोड़ा सा उसमें भी यहाँ पर आपको समय लगता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका प्रिपरेशन होता है ना। फिर कई चीजें ऐसी होंगी जो आप कवर नहीं कर पाओगे, उनको कवर करने में दोबारा समय लगेगा। कई सारे लोगों के लाइफ में जो है वो फेलियर्स आपको इस जर्नी में देखने को मिलेंगे। तो इन सब चीजों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पेशेंस, है ना। तो इंसान के अंदर जो है वो संयम होना बहुत जरूरी है। जब इंसान के अंदर संयम रहेगा तो उसकी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज क्या होगा कि आप प्रिपरेशन से जो है वो भटक जाओगे, है ना। आप अपने आप को चीयर अप करने में लगे रहोगे, है ना, कि भाई हमें क्या करना है, कि हमें ठीक है कैसे परफॉर्म करना है, इसी बात की टेंशन आपको होती रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर पेशेंस का होना, संयम का होना हर एक इंसान की लाइफ में बहुत जरूरी है। तभी आप ये कह सकते हैं कि समय पर आप अपनी सक्सेस जो है उसको यहाँ पर इंश्योर कर सकते हो। ठीक है, ये बात इस पर्टिकुलर कोटेशन में आपको बताई गई है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस मैं आपको रेगुलर बेसिस पे कराता हूँ इस कोर्स में। और इसमें जो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, है ना। जो ये B3W इनिशिएटिव था उसके बारे में यहाँ पर कुछ बातें हैं जो यहाँ पर आपको बताई जा रही है। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहली बात हो रही है कि द इनिशिएटिव इज प्रपोज्ड बाय द G7 कंट्रीज टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना। तो G7 कंट्रीज के द्वारा इसको यहाँ पर प्रपोज किया गया ताकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर किया जा सके। और इट एम्स टू एड्रेस द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेफिसिट इन डेवलपिंग एंड लोअर इनकम कंट्रीज। तो जो भी यहाँ पर डेवलपिंग या लोअर इनकम कंट्रीज है वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेफिसिट है ना, मतलब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आपको देखने को मिल रही है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है ये आपसे बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है ये G7 कंट्रीज का इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पर क्या है कि 47th जो यहाँ पर G7 समिट हुई थी, है ना, ये भी आपको याद रखना है कि अभी लेटेस्ट में जो यहाँ पर समिट हुई थी ये कौन सी थी, ये आपको 47th G7 समिट जो है वो आपको देखने को मिलेगी, है ना। जैसे अगर हम G7 के बारे में बात करेंगे तो G7 में टोटल जो है वो 7 कंट्रीज हैं। जैसे पहले क्या होता था कि पहले 8 कंट्रीज यहाँ पर हुआ करती थी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी फिर क्रीमिया का एनेक्सेशन यहाँ पर किया रशिया ने, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर क्या किया कि जो हमारा रशिया था उसको यहाँ से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो अभी के टाइम पीरियड पर इसमें जो है वो टोटल 7 कंट्रीज हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जो G7 समिट यहाँ पर हुआ था, ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था तो याद रखिएगा इसका जो नाम है, इसका नाम है कैरिबिस बे, है ना। ये कैरिबिस बे आपको देखने को मिलेगा, ये यूनाइटेड किंगडम में है, वहां पर जो है ये समिट यहाँ पर की गई थी। और वहीं पर ये डिसाइड किया गया था कि चाइना की, है ना, जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो ये इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे काउंटर करने के लिए, है ना। यहाँ पर हमने एक जो ये प्रपोजल है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का वो यहाँ पर इन्होंने इनिशिएट किया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसका जो बेसिकली एम है वो ये है कि जैसे आप सभी को पता है कि जो भी डेवलपिंग या लोअर इनकम कंट्रीज है वहां पर चाइना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लोन वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करता है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट आपको देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है।
तो उसी चीज को यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए कि चाइना हर जगह पर जाकर डोमिनेट ना करे, और जो भी डेवलपिंग या लोअर इनकम कंट्रीज है वहां पर जो इन्वेस्टमेंट डेफिसिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है उस चीज को जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा टैकल किया जाए। तो इसका एक ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। बाकी अगर हम बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे तो ये इनिशिएटिव किसका है, ये इनिशिएटिव है यूएस का, मतलब यूएसए जो है इसको यहाँ पर लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मतलब यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि करीब यहाँ पर ना जो है वो 40 ट्रिलियन है ना, 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। कब तक, यहाँ पर 2035 तक, मतलब 2035 तक 40 ट्रिलियन डॉलर का जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन भी देखने को मिलेगा कि ताकि प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो यहाँ पर कोलैबोरेट करें, क्योंकि अगर अकेले हम यहाँ पर काम करेंगे पब्लिक मॉडल पर तो वो उतना अच्छी तरीके से हो नहीं पाएगा। ठीक है, और अभी अनाउंसमेंट वगैरह यहाँ पर बची हुई है कि किस तरीके से ये B3W इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर काम करने वाला है। तो कंप्लीट जो रोड मैप है उसके ऊपर आगे हमको डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपस में बिल्कुल सही है। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द फिट फॉर 55 पैकेज, है ना, फिट फॉर 55 पैकेज से रिलेटेड इसमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि आपको करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो इट इज अ न्यू क्लाइमेट प्रपोजल रिलीज्ड बाय द यूरोपियन कमीशन। ठीक है, एक बात ये है। दूसरी बात है द पैकेज अटेम्प्ट टू डिलीवर द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एंड कार्बन न्यूट्रलिटी गोल। तीसरा स्टेटमेंट दिया है इट इंक्लूड्स अ न्यू एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट एंड बिल्डिंग एंड अ कार्बन बॉर्डर प्राइस ऑन इंपोर्टेड गुड्स। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर कौन से हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना पेपर में आप, है ना, कि आपसे करेक्ट पूछा गया है या नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो याद रखिएगा आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि फिट फॉर 55 पैकेज जो है वो किसका है। तो याद रखना ये यूरोपियन कमीशन का जो है एक क्लाइमेट प्रपोजल है जो आपको देखने को मिलेगा, है ना, एक क्लाइमेट प्रपोजल है। इसको यूरोपियन कमीशन ने जो है वो यहाँ पर रिलीज किया है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करेंगे तो यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको ब्रसेल्स में देखने को मिलेगा जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन ने अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया था कि दिसंबर 2020 में, है ना, जो यहाँ पर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होता है जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने जो है वो एक नई यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर सबमिट करेगी। और इसमें इन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि जो भी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनका एमिशन, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 55% जो है वो यहाँ पर रिड्यूस करेंगे। ठीक है, 55% रिड्यूस करना है। कब तक रिड्यूस करेंगे, 2030 तक यहाँ पर रिड्यूस करेंगे। कौन से लेवल से यहाँ पर रिड्यूस करेंगे, मतलब एक ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई किस पर्टिकुलर लेवल से आप यहाँ पर रिड्यूस करने वाले हो। तो 1990 के लेवल से 2030 तक ये 55% ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है वो यहाँ पर रिड्यूस करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल जो बनने की बात यहाँ पर इन्होंने बोली है। ठीक है, कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कार्बन न्यूट्रल यहाँ पर कब बन जाएगा, मतलब कि जो भी यहाँ पर जितना ये एमिशन करते हैं उतना ही कार्बन को रीस्टोर भी करेंगे, है ना, ताकि पर्यावरण में जो है वो चीजें बैलेंस रहें। तो कार्बन न्यूट्रल होने की बात इन्होंने 2050 तक यहाँ पर करी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे कि द पैकेज अटेम्प्ट टू डिलीवर द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एंड कार्बन न्यूट्रलिटी गोल। तो मैंने आपको ये जो है समझा ही दिया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है ये बिल्कुल यहाँ पर सही है ना। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी बोला गया है कि इसमें जो नए एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम होंगे ट्रांसपोर्ट वगैरह में, बिल्डिंग वगैरह में, है ना, कार्बन जो बॉर्डर प्राइस वगैरह होगा, है ना, कि अगर कोई कार्बन वगैरह वाली चीजें आएंगी तो उसके ऊपर भी यहाँ पर आपको प्राइस वगैरह पे करना पड़ेगा। इस तरीके से भी यहाँ पर ये काम करते हुए दिखाई देंगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये फिट फॉर 55 पैकेज जो है उससे रिलेटेड आपको बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है। तो आपसे सही स्टेटमेंट ही पूछे गए हैं, सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो ये यूरोपियन कमीशन का एक क्लाइमेट प्रपोजल है जिसमें नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को इन्होंने रिवाइज किया है, कार्बन न्यूट्रलिटी का जो गोल है वो यहाँ पर रिवाइज किया है। साथ ही साथ अगर कार्बन से रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्ट या बिल्डिंग वगैरह के क्षेत्र में, है ना, कोई भी चीज अगर यहाँ पर इंपोर्ट होती है तो उसमें आपको कार्बन बॉर्डर प्राइस के बारे में भी ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर बताई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया हुआ है
कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, है ना, जिसको सुपेस यहां पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, तो इससे रिलेटेड यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए और आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ना, नहीं पूछा जा रहा है। तो पहला बोला जा रहा है कि इट इज एन artificial intelligence based portal that collect relevant fact and make decision on behalf of the judges. The portal was launched by the Chief Justice of India. तो अभी बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर करेक्ट नहीं है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो सुपेस है इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। तो अभी यहाँ पर क्या है कि इसको रिसेंटली जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने इसको यहाँ पर लॉन्च किया था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आपको देखने को मिलेगा और उसमें आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जजेस वगैरह जो है उनकी लीगल रिसर्च वगैरह में जो है वो यहाँ पर मदद करेगा। तो इसका सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर ये हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है इसको यहाँ पर लॉन्च किया था, तो ये वाला स्टेटमेंट तो जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि ये जो भी रिलेवेंट फैक्ट वगैरह होंगे, है ना, और लॉज वगैरह होंगे वो यहाँ पर जजेस को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो है वो डिसीजन यहाँ पर नहीं लेगा, है ना, मतलब इसका काम जो है वो डिसीजन करने का नहीं है ना, कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे जो है वो हम यहाँ पर डिसीजन वगैरह यहाँ पर सुनाने लगते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि जजेस को अपना निर्णय सुनाने में किसी इनपुट्स वगैरह की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है, तो वो ये यहाँ पर क्या करेंगे, जजेस को प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि पहले इसको थोड़ा सा पायलट प्रोजेक्ट की तरह बॉम्बे और दिल्ली का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, बॉम्बे एंड दिल्ली हाई कोर्ट, वहां पर इसको चलाया जाएगा और अगर रिजल्ट यहाँ पर सही तरीके से मिलेगा तब इसको हम आगे यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट इज एन एआई बेस्ड पोर्टल दैट कलेक्ट रिलेवेंट फैक्ट एंड मेक डिसीजंस। ठीक है, डिसीजंस नहीं करेगा, ये केवल जो भी इनपुट वगैरह जरूरी है जजेस के लिए वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वगैरह जजेस को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट पूछा जा रहा है रिगार्डिंग द स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड यहां पर कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहां पर क्या है कि आपको सही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू द स्कूल टीचर इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि द प्रोग्राम प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, तो अभी आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहां पर कौन सा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, किसकी बात हो रही है, इसमें बात हो रही है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम SIATP, है ना। तो इसका मतलब है कि इसका फुल फॉर्म भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो अभी यहां पर क्या हुआ है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, है ना, मतलब कि ये जो मिनिस्ट्री आपको देखने को मिल रही है इसने, और इसके साथ ही साथ यहां पर क्या है कि ट्राइबल अफेयर्स ने, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो इन दोनों ने मिलकर जो है ये पोर्टल यहां पर क्या किया है कि इसको यहां पर स्टार्ट किया है। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो ये दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये यहां पर क्या है कि ये गलत आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। अब पहला स्टेटमेंट अगर गलत है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया और आखिरी ऑप्शन जो है वो यहां पर गलत हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है ना, तो इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो इसमें क्या है कि स्कूल टीचर जो है उनको यहाँ पर ट्रेनिंग टू द स्कूल टीचर्स जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि करीब 50,000 जो टीचर्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम चलेगा। किस फील्ड में, मतलब इनोवेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, है ना, डिजाइन थिंकिंग में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि काफी सारे फील्ड जो है उनको यहाँ पर कवर किया जाएगा और जो भी स्कूल टीचर्स हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ना। अब दूसरा अगर स्टेटमेंट सही हुआ तो केवल एक ही ऑप्शन है जो आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें जो ट्रेनिंग वगैरह होगी वो केवल ऑनलाइन मोड में आपको देखने को मिलेगी, मतलब ऑफलाइन यहाँ पर कोई क्लासेस देखने को नहीं मिलेगी। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कृषि विज्ञान केंद्र आर पार्ट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम। द कृषि विज्ञान केंद्र स्कीम इज 100% फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर याद रखिएगा कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये एक एग्रीकल्चरल जो है एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा इंडिया में। इसको एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन यहाँ पर है ये, और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो भी लोकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं उनसे ये एसोसिएटेड आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और जो भी यहाँ पर हमारे फार्मर्स वगैरह हो गए, एग्रीकल्चर रिसर्च हो गए, प्रैक्टिकल जो भी लोकलाइज सेटिंग वगैरह होती है वो चीजें प्रोवाइड की जाएगी, जैसे किसान वगैरह की हेल्प थोड़ी सी यहाँ पर हो सके। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो है ना, ये पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपका बिल्कुल सही है। और एक बात यहाँ पर ये याद रखिएगा कि पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र है, ठीक है, फर्स्ट जो है वो कहां पर स्टेब्लिश हुआ था, ये आपका पुडुचेरी में जो है वो यहाँ पर स्टेब्लिश हुआ था, पहला कृषि विज्ञान केंद्र। और ये कब स्टेब्लिश हुआ था, तो 1974 में स्टेब्लिश हुआ था, है ना। मतलब पुरानी चीज है ये, नई चीज नहीं है। पहले यहाँ पर हमने पुडुचेरी में 1974 में यहाँ पर स्टेब्लिश कर दिया था। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर क्या है कि केवी के जो है ये यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह है उसका किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, कैपेसिटी बिल्ड की जा सकती है, इनके ऊपर यहाँ पर फोकस करेगा। रिसर्च की फील्ड में एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको ये देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, जो कृषि विज्ञान केंद्र स्कीम है ये 100% फाइनेंस की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो अभी आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है, तो दोनों स्टेटमेंट बोथ 1 और 2 जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए है ना, ये वो क्वेश्चन है जो आपके करंट अफेयर वगैरह में देखने को मिलते रहते हैं, न्यूज वगैरह में रहते हैं। तो उनको अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी यूजफुल होते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को यूट्यूब में वीडियो सीरीज जो है उसमें भी ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस करवा ही रहा हूं मैं आपको, है ना। तो उन क्वेश्चंस के थ्रू आप इसके थ्रू आप चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट चीज है जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो यहाँ पर आपको रिलीज होता हुआ दिखाई दिया है। और इसमें यहाँ पर क्या है कि इंडिया की जो पोजीशन है ये यहाँ पर क्या है कि वो थोड़ी सी आपको स्लिप होती हुई दिखाई दी है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो 2021 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें जो इंडिया की पोजीशन है वो कितनी है, वो 101 यहाँ पर हो गई है। और अगर हम बात करेंगे 2020 की पोजीशन के बारे में, तो 2020 की पोजीशन में इंडिया जो है वो 94th नंबर पर था, है ना। तो अभी यहाँ पर क्या है कि पहले 94th नंबर पर है, अभी 101st पर हो गया है। तो इसका मतलब है इंडिया की जो पोजीशन है वो स्लिप हो गई है। तो 2021 का भी याद रखिएगा, 2020 का भी याद रखिएगा, और पेपर में बहुत ध्यान से देखना है कि 2020 पूछा जा रहा है या 2021 पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये एक एनुअल रिपोर्ट होती है जिसको पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और ये वेल्थ हंगर लाइफ जो है उसके द्वारा इसको यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। अगर हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो ये पहली बार प्रोड्यूस हुई थी 2006 में। हर साल अक्टूबर के मंथ में ये पब्लिश की जाती है, और 2021 का जो एडिशन है ये आपको 16th एडिशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका एम बेसिकली ये होता है कि हम क्या करेंगे भाई, ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, कंट्री लेवल पर, है ना, हम लोगों को मेजर करना है, ट्रैक करना है हंगर को, है ना, कि भूख वगैरह यहाँ पर कितनी है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि लोगों को सही तरीके से खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो कितने लोगों को नहीं मिल रहा है। इन सब चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर और ट्रैक करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इस इंडेक्स के तहत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये 4 इंडिकेटर पे जो है वो चीजों को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीजें कौन कौन सी है। पहला है अंडर नॉरिशमेंट, इसका मतलब यहां पर है कि कितनी पॉपुलेशन है, शेयर ऑफ द पॉपुलेशन विद इनसफिशिएंट कैलोरिक इंटेक, मतलब उनको इतनी कैलोरी यहां पर खाना चाहिए दिन भर में लेकिन उससे कम यहां पर खा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अंडर नॉरिशमेंट। फिर उसके बाद चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग अगर आप यहां पर देखेंगे तो देखिए ये है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब यहां पर क्या हुआ कि लो वेट फॉर हाइट, मतलब जितनी उनकी हाइट है उसके हिसाब से उनका वेट जो है वो कैसा है, वो यहाँ पर आपको कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो लो वेट फॉर हाइट उसको बोलते हैं हम वेस्टिंग। तो यहाँ पर क्या है कि शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5, ठीक है, अंडर एज 5 की बात हो रही है,
who have low weight for their height reflecting acute undernutrition। ठीक है, मतलब उनका यहाँ पर क्या है कि लो वेट है हाइट के हिसाब से और इसी वजह से अंडर न्यूट्रिशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चाइल्ड स्टंटिंग के बारे में बात करेंगे तो स्टंटिंग का मतलब हुआ कि लो हाइट फॉर एज, मतलब जितनी उनकी एज है उसके हिसाब से उनकी हाइट जो है वो यहाँ पर कम है। ठीक है, तो अंडर एज 5 who have low height for their age reflecting chronic undernutrition। ठीक है, तो ये acute undernutrition है, ये chronic undernutrition आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी द रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 द एज ऑफ 5। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि उन बच्चों की जो मृत्यु यहाँ पर होती है जिनकी उम्र 5 साल से कम है तो उनको हम चाइल्ड मोर्टेलिटी के अंतर्गत यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इन 4 इंडिकेटर के बेस पे जो होता है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जो स्कोरिंग होती है वो कैसे होती है। देखिए, अगर हम स्कोरिंग के बारे में बात करेंगे तो इन 4 इंडिकेटर में जो है वो मार्किंग होता है। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है वो डिटरमाइन करता है हंगर ऑन 100 पॉइंट स्केल वेयर 0 इज द बेस्ट पॉसिबल स्कोर एंड 100 इज द वर्स्ट। मतलब अगर मान लीजिए कि आपके 0 स्कोर है तो इसका मतलब है कि आपके देश में जो है वो भुखमरी नहीं है, लेकिन अगर आपका स्कोर जो है वो 100 है इसका मतलब है कि आपके देश में जो है वो भुखमरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब यहाँ पर क्या है कि ईच कंट्री GHI स्कोर इज क्लासिफाइड बाय सीवियरिटी फ्रॉम लो टू एक्सट्रीमली अलार्मिंग। ठीक है, तो मतलब अगर 0 है तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो भुखमरी की सीवियरिटी है वो यहाँ पर कम है, और 100 है तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब जो भी ये रिपोर्ट में चीजें निकलकर सामने आती हैं इसके लिए कहीं ना कहीं से तो डेटा कलेक्शन यहाँ पर करना होगा। तो डेटा कलेक्शन कैसे होता है, देखिए, तो मैंने आपको 4 इंडिकेटर बताए। एक बताया मैंने आपको अंडर नॉरिशमेंट, फिर चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो अब यहाँ पर क्या आता है कि जो अंडर नॉरिशमेंट डेटा है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिसका हेडक्वार्टर जो है ये रोम में आपको देखने को मिलेगा। और चाइल्ड मोर्टेलिटी डेटा जो है आर सोर्स फ्रॉम द यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की यहाँ पर एजेंसी है, उसके द्वारा यहाँ पर मोर्टेलिटी के जो डेटा है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसके बाद वेस्टिंग और स्टंटिंग का जो डेटा है वो यूनिसेफ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड बैंक और कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो मतलब आप ये देख सकते हैं कि अंडर नॉरिशमेंट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है वो यूनाइटेड नेशन एजेंसी, और यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक वगैरह जो है ये वेस्टिंग और स्टंटिंग से रिलेटेड जो डेटा है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, और उनके बेसिस पे क्या है कि ये पूरा का पूरा इंडेक्स जो है वो तैयार होता हुआ आपको दिखाई देता है। सबसे पहले ग्लोबल सिनेरियो के बारे में देखते हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि द फाइट अगेंस्ट हंगर इज डेंजरसली ऑफ ट्रैक। मतलब हम जिस तरीके से यहाँ पर भुखमरी से यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे वो यहाँ पर क्या हो गया, वो पूरी तरीके से ऑफ ट्रैक आपको देखने को मिल रहा है। बेस्ड ऑन करंट GHI प्रोजेक्शन द वर्ल्ड एज अ होल and 47 countries in the particular will fail to achieve a low level of hunger by, ठीक है, 2030। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करेंगे जिनका नंबर कितना है 17, जिनको अचीव कब तक करना है 2030 तक। ठीक है, उसमें गोल नंबर 1 बात करता है नो पॉवर्टी के बारे में, और गोल नंबर 2, ठीक है, जो गोल नंबर 2 है वो किसके बारे में बात करता है, वो जीरो हंगर के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि करीब 47 कंट्रीज ऐसी हैं, ठीक है, जो यहाँ पर क्या है कि 2030 तक जो है वो लो लेवल ऑफ हंगर, जीरो हंगर तो छोड़िए, लो लेवल ऑफ हंगर को यहाँ पर अचीव नहीं कर पाएंगे। फूड सिक्योरिटी इज अंडर असॉल्ट ऑन मल्टीपल फ्रंट। ठीक है, मतलब आप आज के टाइम पीरियड पर खाने की जो सुरक्षा है ना, लोगों को खाना मिलना चाहिए, वो चीजें जो है वो यहाँ पर क्या है, वो अंडर असॉल्ट आपको देखने को मिल रही है। वर्सनिंग कॉन्फ्लिक्ट, जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, वेदर कंडीशन जिस तरीके से आपको देखने को मिल रही है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, इकोनॉमिक और हेल्थ चैलेंजेस इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं कोविड-19 की वजह से। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये सारे वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है वो भुखमरी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आफ्टर डिकेड्स ऑफ डिक्लाइन द ग्लोबल प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नॉरिशमेंट अ कंपोनेंट ऑफ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज इंक्रीजिंग। मतलब 10 साल से आप ये कह सकते हैं कि ये चीजें जो है अंडर नॉरिशमेंट यहाँ पर कम हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो अंडर नॉरिशमेंट है जिसमें कैलोरी इंटेक जो है वो सफिशिएंट नहीं है, वो नंबर आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस शिफ्ट मे बी लीडिंग इंडिकेटर ऑफ रिवर्सल इन अदर मेजर्स ऑफ हंगर। ठीक है, तो इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो अभी तक हमने प्रोग्रेस यहाँ पर करी थी उसमें कुछ रिवर्सल जो है वो आपको देखने को मिलता है। Inequality between regions, country, districts and communities is pervasive and left unchecked will keep the world from achieving the
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैंडेट टू लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोगों को अलग अलग रीजन, कंट्रीज, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कम्युनिटीज हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पर देखते रहना पड़ेगा, थोड़ा सा चेक करते रहना पड़ेगा। अदरवाइज जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मैंडेट है कि भाई कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए, सब लोगों को खाना यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल यहाँ पर पीछे छूटता हुआ दिखाई देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है कि अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा एंड साउथ एशिया आर द वर्ल्ड रीजन वेयर हंगर लेवल इज हाईएस्ट। ठीक है, साउथ एशिया में प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीका और सहारा जो है उसके साउथ वाले रीजन जो है, वहां पर वो सारी चीजें वो है जहां पर आप ये कह सकते हैं कि हंगर लेवल जो है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि हंगर इन बोथ रीजन इज कंसिडर्ड सीरियस, मतलब अफ्रीका में और साउथ एशिया में आप ये कह सकते हैं कि जो भुखमरी का यहाँ पर लेवल है वो बहुत ही सीरियस सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडियन सिनेरियो के बारे में। तो यहाँ से कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी जो आप अपने ग्रुप डिस्कशन वगैरह में, लेक्चरेट वगैरह में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे सिंस 2000 India has made substantial progress, but there are still areas of concern, particularly regarding child nutrition। ठीक है, हमने थोड़ा बहुत प्रोग्रेस यहाँ पर किया है, लेकिन कई चीजों के ऊपर हमको फोकस करने की आवश्यकता है, स्पेशली जैसे चाइल्ड न्यूट्रिशन वगैरह जो है, इनके ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम बात करेंगे, इंडिया GHI स्कोर हैज डिक्रीज, ठीक है, फ्रॉम अ 2000 GHI स्कोर ऑफ 38.8 पॉइंट्स, कंसीडरिंग अलार्मिंग, टू अ 2021 GHI स्कोर ऑफ 27.5 कंसीडर्ड सीरियस। मतलब आप ये कह सकते हैं, आप देखिए इसमें यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि GHI की जो स्कोरिंग यहाँ पर होती है ना, तो स्कोरिंग कैसे होगी, अगर 0 होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कम भुखमरी है ना, फिर 0 से बढ़ता जाएगा 100 तक जाएगा, मतलब कि वहां पर क्या है कि जो हंगर है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये स्कोरिंग का लेवल है, उसके बेसिस पे रैंकिंग डिसाइड होती है। ओवरऑल अगर हम पॉइंट्स को यहाँ पर देखेंगे तो पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि जितना इंडिया ने प्रोग्रेस करी है उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 2020 में जो हमारा स्कोर था वो कितना था, वो 38.8 था, लेकिन 2021 में अगर हम देखेंगे तो ये करीब 27.5 देखने को मिल रहा है। तो पहले क्या था कि सिचुएशन जो थी वो आप यहाँ पर ये है कि ये कह सकते हैं कि कंसीडर्ड अलार्मिंग था, और यहाँ पर ये कंसीडर्ड सीरियस आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है ना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था इंडिया की 2020 में अगर आप यहाँ पर रैंकिंग देखेंगे तो 2020 में जो रैंकिंग थी वो कितनी थी, वो आपको देखने को मिलेगी 94, और 2021 में जो रैंकिंग है वो 101 नंबर पर हम यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, द proportion of undernourished in the population and the under 5 child mortality rate are now at relatively low level। मतलब अगर हम ये चार चीजों के बारे में देखें, जो चार इंडिकेटर यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं, तो उसमें अगर हम अंडर नॉरिश के बारे में देखेंगे, ठीक है, और अंडर 5 जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, जो बच्चों की यहाँ पर मृत्यु होती है, उसको अगर हम देखेंगे तो ये लो लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब रिलेटिवली जो है वो लो लेवल है। वाइल चाइल्ड स्टंटिंग has been a significant decrease from 54.2% in 1998-1999 to 34.7% in 2016-18 is still considered very high, है ना। हमने क्या किया है कि जैसे स्टंटिंग में क्या होता है कि स्टंटिंग में मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ पर बताया कि स्टंटिंग में सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि भाई लो हाइट होती है एज के लिए, तो इसमें हमने इंप्रूवमेंट यहाँ पर किया, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या होता है कि तब भी आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत हाई है जो आपको अभी के टाइम पीरियड पर देखने को मिल रहा है। एट 17.3% इंडिया हैज द हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट, ठीक है, ऑफ ऑल कंट्रीज कवर्ड इन द GHI, है ना। मतलब कि जितनी कंट्रीज यहाँ पर GHI में कवर करी गई हैं, अगर हम चाइल्ड वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, चाइल्ड वेस्टिंग बेसिकली क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो हाइट है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका वेट जो है वो यहाँ पर कम है। तो सभी कंट्रीज जिनको इंक्लूड किया गया उसमें इंडिया जो है वो सबसे बुरी पोजीशन पर आपको देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा चाइल्ड वेस्टिंग का जो रेट है वो इंडिया में है। द रेट इज स्लाइटली हायर देन इट वाज इन 1998-99 व्हेन इट वाज 17.1। मतलब कि 1998-1999 अगर में हम देखेंगे तो उस टाइम पर हमारे देश में जो चाइल्ड वेस्टिंग यहाँ पर था वो 17.1% था, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर ये 17.3% देखने को मिल रहा है। According to the index, only 15 countries fare worse than India। मतलब केवल 15 कंट्रीज हैं जो इंडिया से यहाँ पर क्या है कि उन्होंने खराब परफॉर्म यहाँ पर किया है। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे भी यहाँ पर इंडिया पीछे है, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन अगर आप देखोगे तो 92 है, नेपाल और बांग्लादेश की पोजीशन देखोगे तो नेपाल की यहाँ पर 76 है, बांग्लादेश की 76 है, और श्रीलंका जो है 65 आपको देखने को मिल रहा है। तो नेबरिंग कंट्रीज से भी इंडिया की पोजीशन जो है वो पीछे है,
स्पेशली हमको स्टंटिंग के ऊपर और वेस्टिंग के ऊपर यहाँ पर काम करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमने इस इंडेक्स में इन दोनों फील्ड में जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि आपने ये भी सुना होगा कि भारत सरकार ने क्या किया है कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, इसको यहां पर क्या है कि रिजेक्ट कर दिया है पूरी तरीके से। तो रिजेक्ट कर दिया है वो तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन क्यों रिजेक्ट किया ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज क्रिटिसाइज्ड द रिपोर्ट क्लेमिंग दैट द मेथोडोलॉजी यूज्ड बाय FAO इज अनसाइंटिफिक। मतलब यहां पर क्या है कि यहां पर ये बोला जा रहा है कि भाई क्रिटिसाइज द रिपोर्ट, और इन्होंने ये बोला है कि जो भी इनके द्वारा मेथोडोलॉजी वगैरह यहाँ पर यूज करी गई है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो पूरी तरीके से क्या है कि वो अनसाइंटिफिक आपको देखने को मिलेगा। According to the government, the Global Hunger Index Report 2021 and FAO report on the state of food security and nutrition in the world 2021 have completely ignored the following fact। है ना, मतलब यहां पर ये भी याद रखिएगा, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट किसकी है, ये FAO है, उसकी रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनका कहना यहाँ पर यह है कि इन्होंने कुछ चीजें जो है फैक्ट है उनको यहाँ पर कंप्लीटली जो है वो इग्नोर किया है। जैसे पहली बात, दे हैव बेस्ड देयर असेसमेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ अ 4 क्वेश्चन ओपिनियन पोल विच वाज कंडक्टेड टेलीफोनिकली बाय द गलत। मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो यहाँ पर ये पूरा का पूरा चीजें यहाँ पर कंडक्ट करी गई है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी इनके द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह पूछे गए, तो एक यहाँ पर ये कंसल्टिंग कंपनी है, उसने यहाँ पर फोन लगाया, और फोन लगाने के बाद यहाँ पर क्या है कि उनसे जो है वो जानकारी ली गई, और उसके बेसिस पे जो है इन्होंने पूरा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता दिया। अगर हमें साइंटिफिक मेजरमेंट यहाँ पर करना है अंडर नॉरिशमेंट का, इसके लिए हमको क्या करना होता है कि हमको वेट का मेजरमेंट करना होता है, हाइट का मेजरमेंट यहाँ पर करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपने केवल फोन किया और फोन से ही आपने जो है वो चीजें यहाँ पर पता कर ली, और उसके बेसिस पे जो है वो अंडर नॉरिशमेंट, मतलब कि जो कैलोरी इंटेक यहाँ पर कम है, जिसका डेटा FAO ने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, वो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसको फाइनल कर दिया, तो ये गड़बड़ है। रिपोर्ट ने कंप्लीटली डिसरिगार्ड किया है गवर्नमेंट के मैसिव एफर्ट को, ताकि फूड सिक्योरिटी जो है वो हमारी एंटायर पॉपुलेशन को जो है वो इंश्योर कर सके, है ना। कोविड के दौरान भी इन्होंने किया, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गया, है ना, आत्मनिर्भर भारत स्कीम वगैरह हो गया, तो इसको भी इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर डिसरिगार्ड किया, इसको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया है। तो भारत सरकार जो है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2021 की रिपोर्ट आई है, इसको यहाँ पर ये रिजेक्ट कर रही है, और इनका जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ओपिनियन है वो ये है कि लाइक इसमें यहाँ पर कई चीजें जो है वो अनसाइंटिफिक है, उनको यहाँ पर प्रयोग किया गया, जो कि एक गलत तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसमें वही सब चीजें जो है वो बताई जा रही हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 2016 में करीब हमारी जो यहाँ पर रैंकिंग वगैरह थी, है ना, तो ये आप देख सकते हैं कि 97 वगैरह पे थे हम, है ना, और अभी के टाइम पीरियड पर हम 2021 में जो है ये 101 नंबर पर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि रैंकिंग इन 2021 में अगर आप देखोगे तो काफी सारी हैं, है ना, जैसे बेलारूस, ये सब स्टार्टिंग वाली कंट्रीज हैं। इंडिया आपको 101 नंबर पर देखने को मिलेगा, है ना, उसके बाद पपुआ न्यू गिनी 102, अफगानिस्तान 103, नाइजीरिया 103, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, इंडिया को जो क्लासीफाई यहाँ पर किया गया है वो सीरियस कैटेगरी में जो है वो यहाँ पर किया गया है। और कई लोगों को यहाँ पर ये लग रहा होगा कि सर इसमें ये बताइए कि इसमें रैंकिंग नंबर 1 पर कौन होगा, 2 पर कौन होगा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई सारी कंट्रीज हैं, जैसे बेलारूस हो गया, बोस्निया हो गया, ब्राजील, चिली, नेपाल वगैरह, ये सब आपको पहले नंबर पर ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में नहीं पूछेंगे आपसे। इंडिया की पोजीशन याद रखिएगा, अभी 101 नंबर पर है, इससे पहले जो है वो आपको रैंकिंग जो है ये इंप्रूव देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी ये चीजें जो है वो यहाँ पर बढ़ गई। ठीक है भाई, तो ये था ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आई होप आपको ये चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो काफी अच्छा आर्टिकल था ये रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीडी वगैरह में भी आप इन पॉइंट्स को अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसमें यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स जो है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि भारत सरकार ने नोटिफाई किया है नए रूल्स को अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021, है ना। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, और अगर वो यहाँ पर क्या है कि वो उसे उस प्रेगनेंसी को जो है वो टर्मिनेट यहाँ पर कराना चाहती है ना, जैसे एबॉर्शन अगर वो कराना चाहती है, तो यहाँ पर क्या है कि उसके लिए नए नियम कायदे जो है वो 2021 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर लाए गए हैं। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट 2021 में यहाँ पर पास हुआ है, ये क्या करेगा, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 का, उसको यहाँ पर क्या करेगा, अमेंड करेगा। मतलब 2021 के एक्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को जो है
वो यहाँ पर क्या कर दिया है, अमेंड कर दिया है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ चीजें जो है वो हमेशा की तरह क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। तो हम उनको यहाँ पर देखते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रूल्स यहाँ पर क्या कहते हैं, रूल्स के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर है कि इंक्रीज गेस्टेशनल लिमिट। द गेस्टेशनल लिमिट फॉर टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 20 to 24 वीक्स फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वुमेन। ठीक है, मतलब पहले ऐसा था कि यहाँ पर क्या है कि अगर आप यहाँ पर अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहते हैं तो 20 हफ्ते तक की जो प्रेगनेंसी है उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि टर्मिनेट करवा सकते थे, है ना। उसके लिए मतलब कुछ अलग से कुछ नहीं करना है। लेकिन यहां पर क्या है कि अब इस लिमिट को जो है वो 24 वीक्स कर दिया गया है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक महीने जो है वो लगभग यहां पर बढ़ा दिया गया है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट कर सकते थे, अब 24 वीक्स तक की यहाँ पर चीजें जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो सर्टेन कैटेगरीज है वुमेन की उनको यहाँ पर अलाउ किया गया है। ठीक है, सभी वुमेन्स को अलाउ नहीं किया गया है, कुछ यहाँ पर जो कैटेगरीज है वुमेन की उनको यहाँ पर अलाउ किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि 7 स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि किसी के ऊपर है ना सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, रेप हुआ, तो अगर उसके सर्वाइवर्स हैं तो उनको यहाँ पर ये परमिशन दी गई है कि आप 20 हफ्ते की बजाय 24 हफ्ते तक जो है वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। कोई माइनर है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट यहाँ पर हो गए हैं तो उनको भी यहाँ पर ये अधिकार दिया गया है। फिर उसके बाद चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी। ठीक है, विडोहुड एंड डाइवोर्स, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि जब आप प्रेग्नेंट थी तब आपके जो पति है उनका देहांत हो गया है ना, वो विडो हो गई है ना, या उनका तलाक हो गया, तो उनका जो मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर क्या हो गया कि वो चेंज हो गया है। तो उस टाइम पीरियड पर भी वो प्रेगनेंसी जो है उसको टर्मिनेट यहाँ पर कर सकती है। फिजिकल डिसेबिलिटीज किसी वुमेन को अगर है तो वो टर्मिनेट कर सकती है ना। मेंटली अगर कोई महिला यहाँ पर बीमार है तो वो टर्मिनेट कर सकती है। फेटल माल फॉर्मेशन दैट हैज ए सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ बीइंग incompatible with the life, or if the child is born she may suffer from serious physical or mental abnormalities, है ना। मतलब बच्चे की वजह से, बच्चे को अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है या माता को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है तो उसको भी टर्मिनेट यहाँ पर किया जा सकता है। वुमेन विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग और डिजास्टर और इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, तो अगर कोई डिजास्टर या इमरजेंसी सिचुएशन यहाँ पर है तो उस टाइम पीरियड पर भी जो प्रेगनेंसी होती है उसको यहाँ पर टर्मिनेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये 7 स्पेसिफिक कैटेगरीज जो है वो डिफाइन कर दी हैं कि भाई ये जो लिमिट यहाँ पर है ये सबके लिए नहीं है। स्पेशल केस में जो है वो कुछ लोगों को यहाँ पर अलाउ किया जाएगा और वो अपनी प्रेगनेंसी जो है उसको यहाँ पर टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर बोला गया है स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड के बारे में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड विल बी सेटअप टू डिसाइड इफ अ प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड आफ्टर 24 वीक्स इन केस ऑफ अ, ठीक है, जो भी फर्टल माल फॉर्मेशन है उसके द्वारा किया जा सकता है। नहीं, देखिए 20 वीक से 24 वीक तक तो आप यहाँ पर करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ठीक है, इन कैटेगरीज के लोगों के द्वारा करवाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि 24 हफ्तों के बाद भी यहाँ पर प्रेगनेंसी को जो है वो टर्मिनेट करवाना है, तो उसके लिए वहां पर क्या है कि एक स्टेट लेवल जो मेडिकल बोर्ड होगा वो यहाँ पर डिसाइड करेगा कि 24 वीक के बाद जो है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और कब किया जाएगा। अगर यहाँ पर जो यहाँ पर भ्रूण यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इसमें अगर कोई माल फॉर्मेशन वगैरह आपको देखने को मिल रहा है तब यहाँ पर क्या होगा कि तभी यहाँ पर ये अलाउ करेंगे। द मेडिकल बोर्ड्स आर टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विद इन 3 days ऑफ रिसीविंग द रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये मेडिकल बोर्ड क्या करेंगे, अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट इनके पास यहाँ पर आएगी कि हम 24 हफ्ते के बाद भी अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहते हैं, तो जिस दिन ये रिक्वेस्ट यहाँ पर रिसीव करेंगे 3 दिन में इनको या तो एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है। Abortion procedure has to be done with 5 days of the board receiving the request for the same। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर 3 दिन में इनको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, और मतलब जिस दिन रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी उसमें 5 दिन में जो है वो यहाँ पर एबॉर्शन प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये स्टेट लेवल का जो मेडिकल बोर्ड बनेगा यहाँ पर वो डिसाइड करेगा कि 24 हफ्ते के बाद की परमिशन है ना उस दंपति को यहाँ पर देना है या नहीं देना है। ठीक है भाई, अब इसकी सिग्निफिकेंस अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो द न्यू रूल्स विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एंडिंग प्रिवेंटेबल मैटरनल मोर्टेलिटी टू हेल्प मीट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3.1, 3.7 एंड 5.6। तो अभी यहाँ पर क्या है कि कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो डिलीवरी के दौरान जो है अपनी जान यहाँ पर गंवा देती है ना, तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर अब यहाँ पर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो महिलाएं यहाँ पर क्या कर सकती हैं कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती हैं, तो जिससे जो मैटरनल मोर्टेलिटी है
उसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3.1 के बारे में बात करोगे, ठीक है, गुड हेल्थ एंड बीइंग, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 कौन सा है? गुड हेल्थ एंड बीइंग। तो उसका 3.1 जो है उसमें यहाँ पर बोला गया है कि हमें मैटरनल मोर्टेलिटी को समाप्त करना है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.7 और 5.6 जो है वो यहाँ पर क्या बोलता है कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जो राइट्स है वो हमको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा टारगेट जो है वो यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 जो है ये किसके बारे में बात करता है? पॉवर्टी, नो जीरो पॉवर्टी, है ना, या नो पॉवर्टी। दूसरी बात करेंगे जीरो हंगर के बारे में बात करता है, ठीक है। तीसरी बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात करता है। चौथी बात यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, है ना। जैसे कोई गरीब नहीं रहेगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा, है ना। कोई भूखा नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि एजुकेशन वगैरह जो है, ठीक है, उसमें यहाँ पर उनका मन करेगा, है ना। मतलब जो एजुकेशन वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, वो सब चीजें जो है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट तरीके से होती हुई दिखाई देंगी, है ना। पढ़ाई में तभी तो मन लगेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड है। और 5वें नंबर पर जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपका जेंडर इक्वेलिटी, है ना। तो 5वां ये जो 5.6 दिख रहा है ये जेंडर इक्वेलिटी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। The new rules will increase the ambit and access of the women to safe abortion services and will ensure dignity, autonomy, confidentiality and justice for women who need to terminate the pregnancy। मतलब जो नया रूल है वो क्या कर रहा है कि ये वुमेन को सेफ एबॉर्शन के लिए जो है वो एक्सेस यहाँ पर प्रोवाइड करेगा और इससे उनकी डिग्निटी, ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंशियलिटी, जस्टिस वगैरह जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि वो अपनी जो है प्रेगनेंसी वगैरह को यहाँ पर टर्मिनेट करनी है। तो 20 हफ्ते से अब 24 हफ्ते का जो टाइम पीरियड है वो देखने को मिल रहा है। और जो ये नए मेडिकल बोर्ड है वो यहाँ पर आगे भी रिकमेंड कर सकते हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है तो उसको भी टर्मिनेट यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या है कि इसमें कुछ इश्यूज हैं। वो इश्यूज क्या है? देखिए, ऑल्दो द न्यू रूल्स हैव इंक्रीज्ड द एक्सेस टू द एबॉर्शन टू सम एक्सटेंट, दे फेल टू करेक्ट अ फंडामेंटल फ्लॉ इन द, जो भी यहाँ पर ये एमटीपी यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो यहाँ पर एक्ट है, that woman does not have the basic right to terminate her pregnancy if and when she decide। मतलब यहाँ पर क्या है कि सरकार डिसाइड कर रही है, ठीक है। 9 महीने जो यहाँ पर बच्चा पलेगा वो माता जी के पेट में पलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सरकार डिसाइड कर रही है कि उनको कब यहाँ पर एबॉर्शन करवाना है, कब नहीं करवाना है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि पहले के टाइम पीरियड पर क्या होता था कि लोग, है ना, अगर लड़कियों का जन्म होता था, है ना, तो अलग अलग तरीके के जो आपने टेस्ट वगैरह यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में इनोवेट हो गए हैं, तो इसकी वजह से जो है वो काफी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिली, है ना। तो चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। आप उससे रिलेटेड अपने रूल्स वगैरह जो है वो स्ट्रॉन्ग करिए, है ना, कि इस तरीके की चीजें यहाँ पर ना हो। लेकिन इंसान को क्या है कि अपनी खुद की बॉडी पर अधिकार नहीं है कि कब मुझे यहाँ पर प्रेग्नेंट होना है, कब उसे यहाँ पर टर्मिनेट करना है। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर अभी भी आप ये कह सकते हैं कि ये एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को यहाँ पर करेक्ट नहीं कर पाया। The formation of a state medical board raises additional concern around their access, particularly to women from the rural areas। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो भी ये मेडिकल बोर्ड होंगे, ठीक है, वो क्या है कि वो ऐसा तो होगा नहीं कि गांव में भी बना रहे हो आप, है ना, क्योंकि अगर गांव में भी बनाओगे तो पैसे लगेंगे सरकार के, तो पैसा कैसे खर्च करोगे आप। तो अब क्या है कि रूरल एरियाज की अगर वुमेन है तो उनको क्या करना पड़ेगा, शहर में आना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर आप ये बोलोगे कि ऑनलाइन कर देंगे तो वहां लाइट तो होती नहीं है, तो आपका इंटरनेट वगैरह कैसे चलेगा, किस तरीके से आप करोगे। तो ये सब भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो एड्रेस करना जरूरी है। द एक्ट रिक्वायर एबॉर्शन टू बी परफॉर्म्ड ओनली बाय द डॉक्टर्स विद द स्पेशलाइजेशन इन गैनकोलॉजी, और जो भी यहाँ पर ऑब्स्टेटिक्स है उनके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। मतलब यहाँ पर एबॉर्शन के लिए भी आपने कंडीशन यहाँ पर लगा दी है कि इनके द्वारा ही देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स यहाँ पर ये कहती है कि देयर इज अ 75% शॉर्टेज ऑफ सच डॉक्टर्स इन द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इन द रूरल एरियाज। प्रेग्नेंट वुमेन में कंटिन्यू टू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेस द फैसिलिटीज फॉर सेफ एबॉर्शन। मतलब आपने ये लिख दिया है कि गायनेकोलॉजी और जो यहाँ पर इनके द्वारा ही जो है वो एबॉर्शन यहाँ पर करवाया जाएगा, लेकिन ऐसे डॉक्टर जो है वो रूरल एरियाज में उनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, तो ये हमेशा के लिए उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि किस तरीके से सेफ एबॉर्शन जो है वो यहाँ पर करवाया जाए। द सोसाइटी इज स्टिल अनेबल टू इंश्योर रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी टू द वुमेन, many of whom not only lack the freedom to plan pregnancy but also face multiple barriers when they seek abortion। मतलब आज के टाइम पीरियड पर क्या है कि उनकी ऑटोनॉमी, कब उनको प्रेग्नेंट होना है इस बात पर भी उनकी ऑटोनॉमी नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कब उनको एबॉर्शन करवाना है इस बात पर भी उनकी ऑटोनॉमी आपको देखने को नहीं मिल रही है ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि महिला का शरीर है, महिला जब रेडी हो तब उसको यहाँ पर जो है वो प्रेगनेंसी यहाँ पर कंसीव करना चाहिए, और जब
लग रहा है कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर चीजें जो है बन सकती हैं, तब उनको ये अधिकार भी मिलना चाहिए कि अबॉर्शन जो है वो करवा सकें। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पर थोड़ा सा है ना दूर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम बढ़ाकर जो है वो कुछ लोगों की यहाँ पर हेल्प हो गई है ना। और इससे क्या है कि देखिए एक बैलेंस भी बना रहता है ना। क्योंकि नहीं तो ऐसा होगा कि भाई अगर आप अपने अनुसार अपने आपके ऊपर सबके ऊपर अधिकार यहाँ पर दे दिया जाएगा, तो जिस तरीके से भारत में ये सेक्स रेशियो जो है वो इंप्रूव हुआ है, वो नंबर कहीं ना कहीं आपको जो है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखाई देता। तो दोनों चीजें सही है, लेकिन कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बात यहां पर बताई गई है। बाकी अगर हम एक डिफरेंस देखेंगे, एमटीपी एक्ट जो था, ठीक है, 1971 का, और जो ये एमटीपी एक्ट है 2021 का। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि इसमें बोला जा रहा है कि इंडिकेशन ओनली अप्लाइड टू मैरिड वुमेन, ठीक है। 1971 का जो एक्ट था वो केवल मैरिड वुमेन के लिए है, और अनमैरिड वुमेन जो है उनके अंतर्गत भी ये यहां पर कवर होता है, ठीक है। गेस्टेशनल एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो ये 20 वीक्स फॉर ऑल इंडिकेशंस, 24 वीक फॉर रेप सर्वाइवर्स, बियॉन्ड 24 वीक फॉर सब्सटेंशियल फेटल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। तो 24 वीक तक मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि किसके किसके तक है, और 24 वीक के बाद अगर कोई फेटल एबनॉर्मलिटीज यहां पर होंगी तभी यहां पर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर क्या है कि मतलब यहां पर ये बोला जा रहा है कि मेडिकल जो भी प्रैक्टिशनर है उनके ओपिनियन यहां पर रिक्वायर्ड होंगे। तो यहां पर क्या है कि मेडिकल बोर्ड जो है वो अप्रूव करेगा आफ्टर 24 वीक्स। बाकी जो नॉर्मल डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो यहां पर अप्रूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है कि ब्रीच द वुमेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी। तो अगर आप कहीं पर वुमेन की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको अगर आप ब्रीच करते हो तो 1000 रुपए तक का फाइन आएगा, और अगर यहां पर अगर आप ब्रीच करते हो तो फाइन आएगा, और साथ ही साथ 1 साल तक की जेल भी यहां पर हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है एमटीपी एक्ट 1971 और एमटीपी जो एक्ट है 2021 का। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए अब अगली बात करते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में है, और इसमें हम बात करेंगे जुरिस्डिक्शन एनहेंसमेंट ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखिए सबसे पहली तो बात आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए हमारे साथ क्या है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, जिसको हम सीएपीएफ कहते हैं, उसमें आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। उसी में जो है वो बीएसएफ भी आपको देखने को मिलता है। बीएसएफ की जो स्थापना हुई थी वो 1965 में यहां पर हुई थी, और आज के टाइम पीरियड पर इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है श्री पंकज कुमार सिंह, ठीक है। तो पंकज कुमार सिंह जी जो हैं वो इसके आपको डायरेक्टर जनरल यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होता है ये क्या करता है, ये दो हमारी बॉर्डर को सिक्योर करता है, ठीक है। पहली बॉर्डर कौन सी हो गई, एक तो हो गई पाकिस्तान की, और दूसरी बॉर्डर जो हो गई वो हो गई आपकी बांग्लादेश की, ठीक है। तो इन दोनों बॉर्डर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी जो है वो बीएसएफ की है, ठीक है। चलिए तो रिसेंटली अभी क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ठीक है, एक नोटिफिकेशन यहां पर इशू किया है कि जो ज्यूरिसडिक्शन यहां पर होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, है ना, कि ये क्या कर सकते हैं कि सीजर हो गया, सर्च हो गया, या अरेस्ट हो गया, है ना। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है ना, तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर आप कौन कौन सी जगह पर, 3 जगह की बात हो रही है, आसाम की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, पंजाब की बात हो रही है। तो अगर इंटरनेशनल बाउंड्री से अगर हम देखेंगे तो 50 किलोमीटर तक, है ना, आप जो है वो किसी को भी किसी के घर में सर्च कर सकते हो, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, है ना, कोई भी चीज जो है वो यहाँ पर सीज वगैरह कर सकते हो। तो ये सब जो चीजें हैं वो यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ये अधिकार यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो रूल था 2014 का ऑर्डर था, ठीक है, अंडर द बीएसएफ एक्ट 1968, जो कि यहाँ पर किसको किसको कवर करता था, मणिपुर को, मिजोरम को, त्रिपुरा को, नागालैंड को, मेघालय को, मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है उनको भी यहां पर कवर करता था। उसको यहां पर क्या करेगा, उसको ये रिप्लेस करेगा, ठीक है। और इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो ज्यूरिसडिक्शन इन्हेंसमेंट यहां पर बीएसएफ का हुआ है वो लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि जो नया ज्यूरिसडिक्शन इन्हेंसमेंट यहां पर बीएसएफ का है, ये आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आसाम, वेस्ट बंगाल और पंजाब में यहां पर ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये 5 जगह हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद पंजाब, और उसके बाद यहां पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप यहां पर पौ जो है वो यहां पर याद रख सकते हो, पी मतलब पंजाब, ए मतलब आसाम, डब्ल्यू मतलब वेस्ट बंगाल, ठीक है। द वायलेशन फॉर विच द बीएसएफ कैरी आउट सर्च एंड सीजर इंक्लूड, ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो भी सर्च ऑपरेशन है या कोई भी चीज यहां पर जब्त करी जाती है, तो जैसे स्मगलिंग वगैरह हो गया, नार्कोटिक्स वगैरह, है ना, कोई और दूसरे प्रोहिबिटेड आइटम्स हो गए, इलीगल एंट्री अगर फॉरेनर्स वगैरह की यहां पर होती है, ठीक है, या फिर जो भी कोई सेंट्रल एक्ट है उसके तहत यहां पर किसी तरीके से आपने कोई काम किया है, तो उन सब चीजों में जो है ये बीएसएफ को अधिकार क्षेत्र में
लाया गया कि भाई आपके पास ये परमिशन है, हम आपको देते हैं और आप इस तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर अ सस्पेक्ट हैज बीन डिटेन्ड और अ कंसाइनमेंट सीज विद इन द स्पेसिफाइड एरिया, जब बीएसएफ यहाँ पर क्या करेगा कि किसी को डिटेन करेगा, अरेस्ट करेगा या कोई भी कंसाइनमेंट वगैरह सीज करेगा, तो यहाँ पर क्या है कि बीएसएफ के पास केवल ये अधिकार है कि वो जो भी प्रिलिमिनरी यहाँ पर क्वेश्चनिंग होती है ना, शुरुआत के जो सवाल जवाब होते हैं केवल वो यहाँ पर पूछ सकते हैं, और उसके बाद लोकल पुलिस को जो भी सस्पेक्ट है 24 घंटे में यहाँ पर हैंड ओवर करना पड़ेगा, बिकॉज बीएसएफ के पास ये अधिकार नहीं है कि वो यहाँ पर क्राइम सस्पेक्ट जो है उनको प्रोसिक्यूट यहाँ पर कर सके। वो जो लोकल पुलिस होगी वही यहाँ पर करेगी, बीएसएफ को 24 घंटे में जो भी सस्पेक्ट है उसको यहाँ पर लोकल पुलिस को हैंड ओवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अभी एक लेटेस्ट जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है, मतलब 50 किलोमीटर तक यहाँ पर जो है इसको बढ़ा दिया गया है। अब इसमें यहाँ पर क्या है कि इसमें ना कुछ इश्यूज है। अब वो इश्यूज यहाँ पर क्या है ये हम देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि पब्लिक ऑर्डर वर्सेस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। देखिए पब्लिक ऑर्डर विच कनेक्ट्स पब्लिक स्पीच, सेफ्टी एंड ट्रैंक्विलिटी इज प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि अगर हम पब्लिक ऑर्डर को देखेंगे तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, तो उसमें स्टेट लिस्ट में यहाँ पर आता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। हाउएवर when there is a serious public disorder which threaten the security or defense of the state or of the country itself, तो यहां पर क्या है कि ये आपको यूनियन लिस्ट में देखने को मिलेगा। The situation becomes a matter of concern for the union government also। तो यहां पर क्या है कि एक प्रॉब्लम यहां पर ये है कि आपने जो ये चीजें करी हैं तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो है इसको मेंटेन करना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो एक ये इश्यू जो है वो क्रिएट हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे पंजाब वगैरह के खिलाफ अगर आप देखेंगे तो पंजाब वगैरह ने इसके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई कि भाई ये आपने गलत किया है, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन दोनों चीजें हैं तो उसको कैसे आप बैलेंस करोगे ये भी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वीकनिंग स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म विदाउट ऑब्टेनिंग द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द नोटिफिकेशन अमाउंट टू इंक्रोचमेंट ऑन द पावर ऑफ द स्टेट। मतलब यहां पर आपने क्या किया कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने उनसे कोई बातचीत नहीं करी और आपने केवल एक नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दिया, तो आप ये कह सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की, उसका आपने इंक्रोचमेंट जो है वो यहाँ पर किया है। द पंजाब गवर्नमेंट हैज असर्टेड दैट दिस नोटिफिकेशन इज सेंटर्स इंक्रोचमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ द सिक्योरिटी और डेवलपमेंट, है ना। मतलब आपने सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के नाम पर जो है वो आके अपने अधिकार क्षेत्र में चीजों को ले लिया है, तो ये गड़बड़ करी है आपने। उसके बाद जो फंक्शनिंग यहाँ पर होती है बीएसएफ की वो यहाँ पर अफेक्ट होती हुई दिखाई देगी, है ना। मतलब अगर आप पुलिसिंग को देखोगे, जो पुलिस वगैरह होते हैं वो यहाँ पर क्या है कि वो आपको, है ना, देश के अंतर्गत यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देंगे, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो बीएसएफ है उसका काम क्या है, उसका काम है बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का, है ना। इट वुड वीकन द कैपेसिटी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन डिस्चार्जिंग इट्स प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गार्डिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर। मतलब उनका जो प्राइमरी ड्यूटी है कि इंटरनेशनल बॉर्डर को हमको प्रोटेक्ट करना है, उसको कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेगा, अफेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो पुलिस को जो है वो यहाँ पर हम रोल दे सकते थे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू पॉइंट है कि जैसे आर्म्ड फोर्सेस वगैरह को हम स्टेट्स वगैरह में डिप्लॉय करते हैं, उसके लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू पॉइंट्स है, ठीक है, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 355 की, है ना, अंडर आर्टिकल 355 सेंटर कैन डिप्लॉय इट्स फोर्सेस टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, मतलब कि स्टेट में जो है वो यहां पर आर्म्ड फोर्सेस को अप्लाई कर सकते हो जब भी आपको लगे कि कुछ एक्सटर्नल एग्रेशन है या इंटरनल डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल रहा है। इवन व्हेन द स्टेट कंसर्न डज नॉट रिक्विजिशन द सेंटर असिस्टेंट एंड इज रिलक्टेंट टू रिसीव द सेंट्रल फोर्सेस। मतलब यहां पर क्या है कि उसको लेना ही पड़ेगा, मतलब सेंटर के पास आर्टिकल 355 के तहत यहां पर अधिकार है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन यहां पर बनती है तो आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा सकता है। ठीक है, इन द केस ऑफ स्टेट्स ऑपोजिशन टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, the right course for the center is first issue the directive under the article 355 to the state concerned। मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि डायरेक्टिव जो है वो आप यहां पर इशू कर दो, है ना, कि भाई क्यों आप यहां पर इस तरीके से कर रहे हो, ये जो है जरूरी है, इसकी आवश्यकता है। कि अगर मान लीजिए कि यहां पर क्या करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर डायरेक्टिव जो है वो यहां पर नहीं माना, है ना, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव यहां पर भेजा है और स्टेट गवर्नमेंट उसके साथ कंप्लाई नहीं करता है, द सेंटर कैन टेक फर्दर एक्शन अंडर आर्टिकल 356 जो कि आपको यहां पर प्रेसिडेंट रूल देखने को मिलेगा, है ना। तो आर्टिकल 356 जो है ये प्रेसिडेंट रूल के तहत यहां पर काम करेगा। तो आर्टिकल 355 के तहत सेंटर के पास अधिकार है कि वो एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है उस सिचुएशन में आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है। लेकिन अगर मान लो कि वो नहीं मानते हैं तो डायरेक्टिव भेजेंगे, डायरेक्टिव के साथ भी अगर वो कंप्लाई नहीं करते हैं तो फिर वो प्रेसिडेंट रूल यहां पर लग जाएगा, क्योंकि देश की एकता सुरक्षा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
तो ये जो है ये ज्यूरिसडिक्शन इनहेंसमेंट ऑफ बीएसएफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है ना। सबसे पहली बात है कि कंसेंट ऑफ स्टेट इज डिजायरेबल given the security condition in India's neighborhood, the existing relationship between the Union Armed Forces and the state civil authorities do not require any change, है ना, वो यहाँ पर कुछ नहीं चाहते change. However, before the Union government deploy its armed forces, it is desirable that the state government should be consulted wherever feasible. जहां पर भी लगे कि भाई state government से बात की जा सकती है, वो आपको यहाँ पर बात करना चाहिए, क्योंकि यही एग्जाम्पल है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आपको सेट होता हुआ दिखाई देगा, है ना। अगर आप अपने हिसाब से काम करोगे, स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे, तो इससे प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। दूसरी बात, स्टेट बिकमिंग सेल्फ रिलायंट, ईच स्टेट गवर्नमेंट में वर्क आउट इन अ कंसल्टेशन विद द यूनियन गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग इट्स आर्म्ड पुलिस। मतलब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आर्म्ड पुलिस को भी किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना काम अच्छे तरीके से करे पुलिस के बेसिस पे, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर कोई आवश्यकता ना पड़े। द ऑब्जेक्टिव विल बी टू बिकम largely self-reliant in the matter of armed police, so that assistance of the union armed force will be necessary only in case of very severe disturbance. अगर आप अपने राज्य की पुलिस जो है उसको इतना एफिशिएंट यहाँ पर बना दोगे कि भाई किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे ऑब्वियसली, है ना। जब बहुत ही सीवियर यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तभी यहाँ पर मदद होगी, ठीक है। हमको रीजनल अरेंजमेंट यहाँ पर करने हैं कि a group of neighboring state may by consensus having a standing arrangement for the use of armed police ऑफ वन अनदर इन केस ऑफ नीड। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि भाई आसाम है, वेस्ट बंगाल है, तो आसाम में कोई प्रॉब्लम है तो स्टेट आपस में जो है वो पुलिस के साथ यहाँ पर कोई एग्रीमेंट यहाँ पर कर लेंगे। जब आसाम को वेस्ट बंगाल की जरूरत, पुलिस की जरूरत होगी, तो वेस्ट बंगाल पुलिस की यहाँ पर हम आवश्यकता पूरी कर लेंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा कि हमारी जो बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही है फोर्सेस, उनकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। द जोनल काउंसिल वुड बी द बेस्ट फोरम, ठीक है, फॉर अचीविंग कंसेंसस ऑफ द स्टेट विद इन अ जोन फॉर डिवाइजिंग सच एन एग्रीमेंट। तो जो भी यहाँ पर ये जोनल काउंसिल यहाँ पर होती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपसे ये बोला जा रहा है कि भाई जैसे जोनल काउंसिल वगैरह में मिले और इस तरीके की कंसेंसस वगैरह जो है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एक क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो जोनल काउंसिल वगैरह होती है, ठीक है, उसके चेयरमैन कौन होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, कि जो जोनल काउंसिल आपको देखने को मिलती है, तो उसके जो चेयरमैन यहाँ पर होंगे वो यहाँ पर कौन होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो ये बनता है, जैसे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल यहाँ पर हो गया, सदर्न जोनल काउंसिल वगैरह हो गया, तो ये चीजें जो है वो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो भी जोनल काउंसिल यहाँ पर होती है उसके जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, ये होते हैं होम अफेयर मिनिस्टर, ठीक है, या होम मिनिस्टर, ठीक है। जो होम मिनिस्टर होते हैं, गृह मंत्री, वो आपको देखने को मिलेंगे। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर क्या होगा कि सभी स्टेट की जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सीएम वगैरह, तो वो लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि भाई हम एक दूसरे की जो स्टेट की पुलिस है उसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता है। इट इज हाई टाइम फॉर कैरिंग आउट मच नीडेड पुलिस रिफॉर्म एज हाईलाइटेड बाय द वेरियस कमिटी एंड जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे जो जजमेंट है उसमें यहाँ पर बोला गया है ना, और बहुत सारी जो कमिटीज वगैरह है, ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पर ये बात जो है वो यहाँ पर बताई गई है कि पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता हमको यहाँ पर पड़ेगी, है ना। तो वो हमको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक जजमेंट याद रखिएगा, प्रकाश सिंह जजमेंट, ठीक है, प्रकाश सिंह जजमेंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो ये था ज्यूरिसडिक्शन इनहेंसमेंट ऑफ बीएसएफ, और बीएसएफ के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है। बाकी देखिए, इंडिया के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश, फिर करता है चाइना, फिर करता है पाकिस्तान, ठीक है, फिर करता है नेपाल, ठीक है, फिर करता है म्यांमार, फिर करता है आपका भूटान, और फिर करता है अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो आपको देखने को मिल रहा है कि भाई कौन सा कंट्री है जो इंडिया के साथ सबसे बॉर्डर ज्यादा शेयर करता है और सबसे कम करता है, ठीक है, क्लियर। चले भाई, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल यहाँ पर पढ़ाऊंगा। इसमें बात करेंगे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, ठीक है। जैसे क्या होता है कि आप सभी लोगों को पता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, ठीक है, वो आज के टाइम पीरियड पर सभी फार्मर्स वगैरह की जो है, ठीक है, कि वो देखने को मिलता है कि भाई ये आप बताइए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक है, वो हमको मिलना चाहिए ताकि हमारी जो फसल वगैरह है वो यहाँ पर खराब ना हो, ठीक है। तो इस तरीके की बात जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो उसी में यहाँ पर ये बात हो रहा है कि जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो केवल इनफ नहीं होगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर बेसिस पे जो है वो मैं आपको चीजें बताऊंगा। अच्छा, अब एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब इतना प्राइस है
जो आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इस दाम में जो है वो सरकार किसानों की जो फसल होती है वो यहाँ पर खरीदता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, है ना, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करूं, जैसे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ये एमएसपी वगैरह होता है, ठीक है, इसको यहाँ पर कौन डिसाइड करता है ना, ये चीज जो है ये एक आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं CACP, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये क्या करता है कि ये रिकमेंड करता है, ठीक है, ये क्या करता है कि ये रिकमेंड करता है एमएसपी को। CACP क्या होता है, इसको बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो भी चीजें फाइनल होता है ना, एमएसपी कितना फाइनल होगा, ये डिसीजन कौन लेता है, ये लेता है CCEA, है ना, जिसको बोलते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। वो डिसीजन यहां पर लेता है कि CACP ने, जो CACP था वो क्या था, वो था कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, उसने यहां पर रिकमेंड किया और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको फाइनल किया कि भाई यहां पर एमएसपी कितना होना चाहिए, तो ये फाइनल डिसीजन है। तो अब यहां पर ये बात हो रही है कि एमएसपी जो है वो इनफ नहीं है ना, हमें कुछ और चीजें हैं जो यहां पर इंक्लूड करनी पड़ेगी, तभी यहां पर क्या होगा कि हम चीजों को अच्छी तरीके से जो है वो समझ पाएंगे। पहली बात, आफ्टर 2 सक्सेसिव ड्रॉट्स, है ना, सूखा पड़ा 2014-15 में, 2015-16 में गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस टारगेट जो है वो यहां पर सेट किया कि हम जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम जो है वो डबल कर देंगे 2022-23 तक, ठीक है। और यहां पर क्या है कि एक कमेटी है जिसको बोलते हैं अशोक दलवई कमेटी। अशोक दलवई कमेटी को यहां पर सेटअप किया गया टू चॉक आउट a strategy to achieve this target of doubling farmers income and set the goal to be achieved over 7 years with the base year of 2015-16। मतलब यहां पर क्या है कि बेस ईयर बना दिया गया 2015-16, मतलब 2015-16 में जो है अगर कोई फार्मर 100 रुपए कमाता था तो 2022-23 तक जो यहां पर उसकी इनकम हो जाएगी वो 200 रुपए हो जाएगी। तो बेस ईयर क्या है 2015-16। इसके लिए अशोक दलवई कमेटी यहां पर बनाई गई कि आप स्ट्रेटेजी बताइए कि किस तरीके से हम फार्मर्स की इनकम वगैरह जो है वो यहां पर डबल कर सकते हैं, ठीक है। It clearly stated that a growth rate of 10.4% per annum would be required to double farmers' real income by 2022-23। मतलब यहां पर ये बोला गया है कि इस कमेटी ने, अशोक दलवई कमेटी ने ये बोला कि अगर हम फार्मर की इनकम डबल करना चाहते हैं 2022-23 तक, तो हमको जो ग्रोथ रेट चाहिए वो करीब 10.4% का ग्रोथ रेट यहां पर चाहिए। अगर इतना ग्रोथ रेट होगा तभी हम रियल इनकम के बेसिस पे उनकी इनकम जो है वो डबल कर पाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट फार्मर्स इनकम फॉर 2015-16 बाई नाबार्ड, ठीक है। आप मुझे ये बताएंगे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, है ना, कि इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कौन से ईयर में हुआ था, एक तो ये बताना है आपको, और कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है वो नाबार्ड यहां पर एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। कमेंट सेक्शन में इस सेशन को देखने वाले सभी मित्र जो हैं उसका जरूर आंसर देंगे, ठीक है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि अगर हम बात करेंगे कि जो एवरेज मंथली इनकम फार्मर्स की आपको 2015-16 में देखने को मिली अकॉर्डिंग टू नाबार्ड, इन्होंने एक एस्टिमेट रिपोर्ट 2016-17 में पब्लिश करी थी, तो इसके हिसाब से करीब 9,000 रुपए जो है वो फार्मर्स की मंथली इनकम जो है वो आपको 2015-16 में देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिचुएशन असेसमेंट सर्वे जो है, ठीक है, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स का 2018-19 में किया गया NSO के द्वारा, और उन्हें ये बताया कि अभी के टाइम पीरियड पर जो यहाँ पर हाउस होल्ड की मंथली इनकम आपको देखने को मिलेगी 2018-19 में, वो कितनी है, वो आपको 10,218 यहां पर देखने को मिल रही है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एज अ पॉलिसी ऑप्शन टू अचीव द टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। और इसी वजह से अगर हम फार्मर्स की इनकम को डबल करना चाहते हैं तो एमएसपी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो उसके ऊपर हमको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता यहां पर है, ठीक है। अब देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है इसका एम क्या होता है ना, कि एश्योर करना जो भी रिम्यूनरेटिव और रिलेटिवली स्टेबल प्राइस इन्वायरमेंट होते हैं फॉर द फार्मर्स बाय इंक्लूडिंग देम टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड देयर बाय ऑगमेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। अब जैसे मान लीजिए कि किसानों ने बहुत मेहनत करके चावल और गेहूं जो है वो उगाया, है ना, और जितना उन्होंने पैसा लगाया था उसका उतना भी पैसा नहीं मिला उस सामान को बेचने से, तो उनको कोई मतलब नहीं होगा, वो बिल्कुल डिमोटिवेट फील करेंगे कि अगले साल हम नहीं उगाएंगे भाई, कुछ और उगाएंगे, ठीक है, इतना उगाने का कोई मतलब नहीं है। तो एमएसपी ये इंश्योर करता है कि फार्मर्स ने जितना प्रोड्यूस किया एटलीस्ट उतना प्राइस उनको यहां पर मिले, है ना, जिससे उनका मोटिवेशन बना रहे, अगले साल वो और मेहनत से यहां पर काम करें। और जो हमारे देश में फूड की शॉर्टेज यहां पर है, अभी मैंने आपको एक हंगर इंडेक्स वगैरह के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया है ना, तो फूड शॉर्टेज जो है वो यहां पर नहीं होनी चाहिए, इस वजह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो आपको यहां पर काम करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इकोनॉमिक एक्सेस यहाँ पर हो फूड की, है ना, और साथ ही साथ प्रोडक्शन पैटर्न जो है उसको भी यहाँ पर क्या करना है कि हमको जो है वो थोड़ा सा इवॉल्व करना है, जैसी हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम क्या करें कि अपने प्रोडक्शन को जो है वो यहाँ पर इवॉल्व करें। ठीक है, तो ये इसका बेसिक यहाँ पर टारगेट होता है। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि एमएसपी का ना क्रिटिसिज्म भी यहाँ पर होता है ना। इसके क्रिटिसिज्म को भी आप समझो कि भाई क्या रीजन है कि लोग इसको क्रिटिसाइज यहाँ पर करते हैं। सबसे पहली बात है कि नो एमएसपी फॉर एलिट सेक्टर, जो भी यहाँ पर एलाइड सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे अगर आप बात करेंगे जैसे रियरिंग एनिमल्स वगैरह हो गया, फिशरीज वगैरह के काम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में एमएसपी नहीं होता। एमएसपी केवल किसमें, गेहूं में है, चावल में, दालों में है ना, यहीं पर एमएसपी देखने को मिलेगा। जो भी यहाँ पर एलिट सेक्टर यहाँ पर या एलाइड सेक्टर होते हैं उसमें अगर आप देखोगे तो वहां पर जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होता। और राइटर ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप फार्मर्स की इनकम जो है उसको यहाँ पर ऑगमेंट करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको क्या है कि वो जो एलाइड सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज वगैरह, है ना, डेयरी सेक्टर वगैरह, यहां पर क्या है कि थोड़ा आपको एमएसपी जो है वो लेकर आना पड़ेगा। यहां पर आपने एमएसपी किया ही नहीं है। इट इज वर्थ नोटिंग दैट there is no minimum support price for products of animal husbandry or fisheries and no procurement by the government, है ना। इस सेक्टर में जो है वो सरकार किसी भी तरीके का कोई भी प्रोक्योरमेंट नहीं करती है। इट इज डीम्ड ड्रिवन एंड मच ऑफ इट्स मार्केटिंग टेक प्लेस आउटसाइड एपीएमसी मंडी, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होती है जहां पर फार्मर्स अपना सामान वगैरह बेचने जाते हैं। वहां पर क्या है कि जो भी एलाइड यहाँ पर जो सेक्टर्स होते हैं उनका यहाँ पर कोई भी प्रोक्योरमेंट वगैरह सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इनएडिक्वेट स्टोरेज सिस्टम, है ना, जैसे मतलब बात करेंगे हम दोज हु बिलीव दैट फार्मर्स इनकम कैन बी इंक्रीज बाय कंटिन्यूअसली रेजिंग द एमएसपी ऑफ ग्रेन्स एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि हमको एक चीज ये भी देखना पड़ेगा कि इनएडिक्वेट स्टोरेज सिस्टम है, मतलब द फैक्ट दैट ग्रेन स्टॉक विद द गवर्नमेंट आर ऑलरेडी ओवरफ्लोइंग एंड मोर देन डबल द बफर स्टॉकिंग नॉर्म्स। मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि हमारे पास ना स्टोरेज सिस्टम नहीं है, जितना गवर्नमेंट का यहाँ पर स्टोर हाउस है, वेयर हाउस है, वहां पर जितना स्टोर होना चाहिए, मिनिमम जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। तो अब हमारे पास क्या है कि स्टोरेज सिस्टम नहीं है ना। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि कैसे काम चलने वाला है। तो हमने ऑलरेडी इतना प्रोक्योर यहां पर कर लिया है कि आगे अगर आप ये सोचोगे कि हम बस एमएसपी बढ़ाते रहे, फार्मर्स को इनकम वगैरह प्रोवाइड करते रहे, तो कैसे काम बनेगा, है ना, जबकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा स्टॉक जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है। फिर उसके बाद यहां पर बोला गया है कि एमएसपी इन फेवर ऑफ पैडी एंड व्हीट, मतलब आप ये कह सकते हैं कि राइस और व्हीट वगैरह जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं कि मतलब इन्हीं का प्रोडक्शन जो है वो ओवर प्रोडक्शन होने लग गया है ना। मतलब सब लोग जो है वो राइस और जो यहाँ गेहूं वगैरह होता है इसी का प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि ये डिस्करेज करता है फार्मर्स को टू ग्रो अदर क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट व्हिच हैज हायर डिमांड एंड सब्सिक्वेंटली कुड लीड टू इंक्रीज इन फार्मर्स इनकम, है ना। लेकिन उनको ये लगता है कि भाई पता नहीं बाकी की चीजें जो है वो एमएसपी के अंतर्गत कवर नहीं होती है ना, तो उनको अगर हम उगाएंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, जबकि उनकी डिमांड यहाँ पर ज्यादा है, हॉर्टिकल्चर वाली चीजों की ज्यादा डिमांड है। उनको अगर उगाओगे तो आपकी फार्मर्स की इनकम जो है वो डबल करने का टारगेट जो है वो जल्दी आप अचीव कर पाओगे। तो उसके ऊपर यहाँ पर फोकस नहीं होता, सब कुछ जो फोकस होता है वो केवल पैडी और व्हीट के ऊपर ही यहाँ पर फोकस होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद अगली बात अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि द इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में अगर हम देखेंगे, जो भी प्रोक्योर्ड यहां पर राइस होता है ना, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोक्योर्ड राइस कम्स टू अबाउट ₹37 पर केजी, है ना, और व्हीट की करीब यहां पर 27 पर केजी है। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर अगर आप मार्केट प्राइस देखोगे, ठीक है, राइस का या व्हीट का, तो वो यहां पर क्या है कि मच लोअर देन द इकोनॉमिक कॉस्ट इनकर्ड बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो इस दाम में यहां पर खरीदा जा रहा है ना, फार्मर से जिस दाम में चीजें हम यहां पर खरीदते हैं उससे कम दाम में जो है वो यहाँ पर लोगों को बेचते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो लॉस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ड्यू टू दिस द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक बर्डन इज टचिंग ₹3 लाख करोड़, है ना। हमको क्या करना है, आप ये समझिए कि फार्मर से जो है एमएसपी बढ़ानी है, एमएसपी हमने बढ़ा दिया, ठीक है, सरकार ने जो है वो ₹37 पर केजी के हिसाब से चावल खरीद लिए, है ना, उनको प्रोवाइड कर दिया। अब हमको अगर वो ₹37 से ज्यादा यहां पर बेचेंगे तब तो उनको थोड़ा मुनाफा होगा ना, तब तो उनको प्रॉफिट यहां पर होगा। बात समझ में आ रही है आपको? अगर वो ₹25 में यहां पर चावल बेचेंगे, ₹20 में चावल यहां पर बेचेंगे, तो उनको तो नुकसान होगा, और उसको नुकसान किसको होगा? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। तो ₹3 लाख करोड़ रुपए का बर्डन जो है, इकोनॉमिक बर्डन आपको देखने को मिलेगा। दिस अमाउंट इवेंचुअली विल हैव टू बी बोर्न बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड मे सब्सिक्वेंटली लीड टू डाइवर्जेंस ऑफ फंड फ्रॉम बीइंग इन्वेस्टेड इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसे थे,
क्योंकि यहां पर पैसे देने पड़ गए सरकार को, इस वजह से वहां पर क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। तो एक ये प्रॉब्लम है जो आपको देखने को मिल सकती है। तो एमएसपी जो है वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल भी आपको देखने को मिल रहा है ना। कैसे मिल रहा है वो मैंने आपको यहां पर समझाया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ड्रिवन सिस्टम इन द नॉन फार्म सेक्टर, जैसे मिल्क एंड पोल्ट्री डोंट हैव एमएसपी एंड प्राइसिंग इज डन बाय द कंपनी इन कंसल्टेशन विद द मिल्क फेडरेशन, नॉट बाय द गवर्नमेंट। मतलब यहां पर क्या है कि कोई भी चीज वगैरह अगर यहां पर खरीदी जाती है तो सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, जो मिल्क फेडरेशन वगैरह होता है उसके द्वारा यहां पर आपको काम होता हुआ दिखाई देगा। ड्यू टू दिस मिल्क फार्मर्स डू नॉट हैव टू गो थ्रू द मंडी सिस्टम, है ना, पेइंग हाई कमीशन, मार्केट फीस एंड सेस वगैरह, ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फर्दर these cooperative compete with the multinational private companies like Nestle, ठीक है, Hudson, which ultimately benefit in augmenting farmers income, है ना। तो यहां पर क्या है कि सरकार से दूर है, क्योंकि सरकार में क्या है कि एमएसपी वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। वो डायरेक्टली जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह है उनसे यहाँ पर बातचीत करते हैं। जो मिल्क फेडरेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो बात करता है, और इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये प्राइवेट कंपनीज जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो इस सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनकी फार्मर्स को यहाँ पर बढ़ाने में जो है वो यहाँ पर मदद कर रहे हैं, ठीक है। Moreover, private companies always also invest in rural infrastructure, है ना। तो प्राइवेट कंपनीज को अगर बेनिफिट होगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं करते, है ना, डेवलप करेंगे तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। अब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इन सभी जो भी यहां पर ये फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, मिल्क सेक्टर हैज बीन ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2 और 3 टाइम्स हायर देन राइस, व्हीट एंड शुगर केन। मतलब आज के टाइम पीरियड पर एमएसपी आप प्रोवाइड कर रहे हो राइस में, व्हीट में, शुगर केन भी, लेकिन वो जो सेक्टर है वो उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है जितना मिल्क सेक्टर यहां पर ग्रो कर रहा है, जबकि वहां पर एमएसपी देखने को नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि प्राइवेट कंपनीज है और लोग अपने हिसाब से यहां पर जो है वो नेगोशिएट करते हुए आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि रेस्ट्रिक्शन इन एक्सपोर्ट्स, है ना, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। मतलब आप ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि आपने सरप्लस ग्रेन्स जो है वो यहां पर क्या कर लिए कि वो प्रोड्यूस कर लिए, है ना, एवरी ईयर ये ह्यूज पोर्शन ऑफ दीज ग्रेन्स गेट्स रॉटन। मतलब यहां पर क्या है कि वो वेयर हाउस में सब सेव करके रखा है, वहां पर खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के अंतर्गत हम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहां पर लगाई गई हैं। बोला जा रहा है कि द ग्रेन स्टॉक विद द FCI बीइंग हेवीली सब्सिडाइज्ड ड्यू टू द MSP कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड, है ना। MSP की वजह से क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि वो सब्सिडाइज है, और उसकी वजह से आप यहां पर ये कह सकते हैं कि उसको आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो है जो आपने स्टॉक रखा हुआ है उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमने जो यहाँ पर चीजें प्रोड्यूस करी हुई है ना, उनको जो हमने स्टोर किया वो खराब होती हुई जा रही है, तो नुकसान भी यहाँ पर हो रहा है ना। उसके बाद यहां पर क्या है कि कई सारे लूप होल्स भी देखने को मिलेंगे एमएसपी स्कीम में, उसके इंप्लीमेंटेशन में। जैसे आप यहां पर एक कमेटी का नाम याद रख सकते हैं, शांता कुमार कमेटी, है ना। इसको फॉर्म किया गया था कि आप सजेस्ट करिए कि किस तरीके से हम यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसको यहाँ पर रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, है ना। फॉर्म टू सजेस्ट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 2015. In its report had stated that only 6% of the MSP could be received by the farmer, which directly means that 94% of the farmers in the country are deprived from the benefit of the MSP. है ना। आप देखो ये MSP चिल्लाते रहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो है हमारे प्यारे भारत में केवल 6% जो फार्मर्स है उनको MSP का बेनिफिट मिलता है, 94% लोगों को बेनिफिट ही नहीं मिलता है। तो ये नंबर जो है वो 2015 का है, लेकिन आप देख सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे जो है वो क्रिटिसिज्म है। क्यों? क्योंकि एमएसपी जो है वो केवल अगर आप ये सोचोगे कि एमएसपी कराओ तो उससे कुछ नहीं होने वाला है ना। हमको एलाइड जो सेक्टर है इनके ऊपर भी एमएसपी के ऊपर सोचना है, स्टोरेज सिस्टम भी हमको बढ़ाना है, पैडी और वीट के अलावा जो दूसरी चीजें हैं एमएसपी उनके ऊपर भी फोकस करना है, इकोनॉमिकली उसको सस्टेनेबल यहां पर बनाने की आवश्यकता है ना। नॉन जो फार्म सेक्टर होते हैं उनको थोड़ा प्रमोट करने की आवश्यकता है, उनकी अप्रोच को लेकर आने की आवश्यकता है। एक्सपोर्ट वगैरह के लिए हमको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। एमएसपी स्कीम का इंप्लीमेंटेशन जो है वो यहां पर सही तरीके से होना चाहिए। तो अब यहां पर क्या है कि हम वे फॉरवर्ड देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। सबसे पहली बात कि जो एग्री एलाइड यहां पर सेक्टर है उनमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप करिए। तो विजडम लाइज इन इन्वेस्टिंग मोर इन एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें फिशरीज भी इंक्लूड है, फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो यहां पर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इज टू इंसेंटिवाइज द प्राइवेट सेक्टर टू बिल्ड एफिशिएंट वैल्यू चेन बेस्ड ऑन द क्लस्टर अप्रोच, है ना। मतलब प्राइवेट सेक्टर को आप इन्वॉल्व करिए और उनसे बोलिए यहाँ पर कि भाई आप लोग थोड़ा सा इसको एफिशिएंट वैल्यू जो चेन है वो यहाँ पर डेवलप करो, ताकि इन चीजों के ऊपर हम अच्छी तरीके से फोकस कर सके, ठीक है। उसके बाद फार्मर्स प्रोड्यूस जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। तो जेन्युइन डिमांड यहाँ पर है कि प्रोडक्शन ऑफ फार्मर्स फ्रॉम रूथलेस मार्केटिंग ओरिएंटेशन फॉर प्रॉफिट। तो हमको स्ट्रेंथ करना पड़ेगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे यहाँ पर बार्गेनिंग पावर जो है फार्मर्स की यहाँ पर इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर सुटेबल इन्वेस्टमेंट जो है
वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो फार्मर जो यहाँ पर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। उसके बाद अवेयरनेस जो है वो फार्मर्स में आपको थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी, है ना। फार्मर्स नीड्स टू बी इंक्रीज एंड द इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटेड एट द लोवेस्ट लेवल सो दैट नॉलेज वुड इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं होता है ना कि एमएसपी जैसी भी कोई चीज होती है ना, उनको इस बारे में जानकारी देना है, क्या रेट चल रहा है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पर होना चाहिए। टाइमली पेमेंट बहुत जरूरी है। द बेसिक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द फार्मर इज फार्मिंग एंड द डिले इन द पेमेंट हैज नेगेटिव इफेक्ट। अगर आप उसके पैसे नहीं दोगे तो इसका नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा। द डिले इन पेमेंट नीड्स टू बी करेक्टेड एंड इमीडिएट पेमेंट शुड बी इंश्योर्ड। तो ये बात हमको देखनी है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इंश्योरेज इरिगेशन, है ना, हमको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये हो रहा है कि इरिगेशन वगैरह जो है, ठीक है, उसके ऊपर हमको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जो बात है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि हमको जो है इंश्योर करना है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं, ठीक है, ये इंश्योरिंग होगा। ठीक है, ING। तो इरिगेशन जो है वो थोड़ा हमको यहाँ पर जो है वो फोकस करना है उसके ऊपर। जैसे स्टेट एग्री जीडीपी ग्रोथ इज वोलाटाइल एंड डिपेंड्स ऑन द मॉनसून। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर द स्टेट दैट हैव मच लोअर लेवल ऑफ इरिगेशन। तो यहाँ पर क्या है कि इरिगेशन की फैसिलिटी वगैरह जो है वो हमको यहाँ पर प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि पंजाब में 99% आपको इरिगेशन कवर देखने को मिलेगा, है ना। तो वहां की जो इनकम है वो ज्यादा अच्छी है। महाराष्ट्र में केवल 19% है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति जो है वो थोड़ा सा आपको गंभीर देखने को मिलेगी। तो हमको इरिगेशन के लिए भी ऑल्टरनेटिव जो सॉल्यूशन है वो देखने पड़ेंगे। केवल मानसून के ऊपर ही काम चलेगा तो वो कैसे काम चलने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा वे फॉरवर्ड यहाँ पर हो गया और ये आज का हमारा डिस्कशन था। ठीक है, बाकी मैं डेली न्यूज एनालिसिस जो है वो इसी तरीके से आपको हमारे डिफेंस मास्टर यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करता हूं, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है। अगर आप में से किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन कोर्सेज वगैरह के बारे में चाहिए तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप डिफेंस मास्टर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, SSB का कोर्स वगैरह भी रन कर रहा है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और इसकी PDF वगैरह भी जो है वो मैं शेयर करता हूँ, है ना। जो लोग इस कोर्स में यहाँ पर इनरोल करते हैं उनको, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।